लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट के हमने ये देखा था कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कब ग्राफाइट और इसमें क्या था अपना, एक था ग्राफाइट और एक था अपना डायमंड, ठीक है। और इससे पहले हमने देखा था परसेंटेज फ्रैक्शन वाला या परसेंटेज पैकिंग वाला, ठीक है। तो परसेंटेज पैकिंग वाला एक बार फिर से अपन क्या करते हैं, रिपीट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर अपने पास कौन है 20 सिंपल क्यूबिक है, तो सिंपल क्यूबिक में परसेंटेज पैकिंग कितना था? बोलो, परसेंटेज पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक कितना होता है? 68%। एससीसी सिंपल क्यूबिक है ये। 52%। राइट, 52%, ठीक है। बीसीसी में 68। राइट, ये था 68। एफसीसी में 74। राइट, और डायमंड बोला था, डायमंड में ये याद रखो, ये होता है 34%, ठीक है। फिर बाद में हमने रेडियस रेशियो देखा था, ये रेडियस रेशियो भी आपको याद रखनी पड़ेगी। रेडियस रेशियो में हमने क्या देखा था, यहाँ पे रेडियस रेशियो क्या होता है, बेसिकली r प्लस अपॉन r माइनस, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। एक और चीज यहाँ पे याद रखो क्या, कि रेडियस रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये 0 से कम, हम बोल सकते हैं हमेशा 1 से कम होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, आपका पॉजिटिव जो होता है कैटायन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एनायन से छोटा होता है। तो ये जो होगा कि एक छोटा नंबर बड़े नंबर से जब डिवाइड होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से हमेशा कम होगा, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, 0.2 कहां से कहां तक, 0.212 से 0.414 तक क्या होता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे शेप बोलता हूँ और यहाँ पे अगर आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हो और इसका अगर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, तो 0.212 से 0.414 तक शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। नहीं, 0.212 से 0.414 तक। 0.414 से 0.732, ठीक है, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। हाँ, उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट। तो इससे पहले वाला भी है ना, 0.155 वाला भी है, ठीक है। तो 0.155 से 0.225 तक जो होगा उसका बोलो कोऑर्डिनेशन, ये शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। राइट, उसका होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। फिर जो आपका उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर? 3। राइट, अगर एग्जांपल देखोगे तो B2O3 आ जाएगा। फिर 0.225 से 0.414 तक ये क्या होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। 4, राइट। एग्जांपल, एग्जाम्पल भी याद होनी चाहिए, ठीक है। ZNS जो होगा एग्जाम्पल है। क्यों ये एग्जाम्पल लर्न होनी चाहिए? क्योंकि अगर एग्जाम्पल लर्न है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा इस वाला। तो अगर सिर्फ ये भी पता है, क्या पता है, एग्जाम्पल भी पता है, डायरेक्टली एग्जाम्पल देख के आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर हमने देखा था 414 से अगर 0.732 तक होता है तो उसका शेप कैसे होता है? ऑक्टाहेड्रल। राइट, ऑक्टाहेड्रल शेप। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6। एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। अगर 0.732 से अगर 1 तक है, मतलब 1 से थोड़ा छोटा है, तो शेप क्या होगा? BCC। बॉडी सेंटर। BCC होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 8। राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और एग्जांपल में क्या आ जाएगा, CsCl आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके थे। आगे हेडिंग है तो डेंसिटी कैलकुलेशंस, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आएगा। हाँ, और एक चीज यहाँ पे एक और हमने देखा था, रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, ठीक है। ए क्या था? एज लेंथ। राइट, A is the edge length, R is the R is रेडियस। राइट, R is what, R is the radius, ठीक है। तो अगर अपने पास क्या है, अगर अपने पास ये है SCC है, तो मुझे बोलो A और R का रिलेशनशिप कैसा है? E is equal to 2R। राइट, A is equal to 2R। अगर अपने पास FCC है तो A is equal to 2 root 2R। राइट, 2 root 2
आर, और BCC है तो A रूट 4A is equal to ठीक है, आप जैसे भी याद रखो A√3 इज इक्वल टू 4R। अगर डायमंड होगा तो ये सिर्फ ये याद रखो, ये A√3 इज इक्वल टू क्या होता है 8R होता है। तो ये वाला भी चीज आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन A और R। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, रेडियस रेशियो एक इम्पोर्टेंट है। फिर कौन सा बंदा कितना कंट्रीब्यूशन करता है वो एक इम्पोर्टेंट है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके आगे आपका क्या आ जाएगा, इसके आगे आपका आ जाएगा डेंसिटी कैलकुलेशंस, ठीक है। अब सिंपल है, डेंसिटी कैलकुलेशंस कैसे करते हो तो यहाँ पे अपन देखते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपना नॉर्मल फॉर्मूला, D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। राइट, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये मास अपॉन वॉल्यूम ही आएगा, ठीक है। मास अपॉन हम बोल सकते हैं वॉल्यूम, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, अब ये जो ये होगा ये सिर्फ एक यूनिट सेल का होगा। तो अब अपने पास एक यूनिट सेल है या बहुत सारे यूनिट सेल्स है। एक क्रिस्टल अगर आप लेते हो तो क्रिस्टल में एक यूनिट सेल होता है या बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, बहुत सारे। राइट। और अगर ये भी आप कंसिडर करते हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो बेसिकली एक यूनिट सेल कंसिडर कर रहे हो। तो एक यूनिट सेल अगर मैंने क्या किया, अब ये SCC का यूनिट सेल है, किसका, SCC का यूनिट सेल है। तो इस SCC के यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, SCC के यूनिट सेल में कितने ये होते हैं एटम्स होते हैं, टोटल एटम्स। तो SCC में मतलब सिंपल क्यूबिक में एटम्स सिर्फ कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, corner. राइट, ये कहाँ पे होते हैं, सारे कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है। अगर ये हम देखेंगे तो ये सारे के सारे कहाँ पे आ गए, कॉर्नर पे। तो यहाँ पे हमें पता है 8 कॉर्नर है, उनका कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8. राइट। तो SCC में टोटल नंबर ऑफ ये कितने हैं, एटम्स कितने हैं, एक ही एटम है ना, पूरा एटम अगर एटम का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो, राइट। तो SCC में हम वो देख सकते हैं एक एटम है। अगर मैं वही अगर मैं क्या निकालता हूँ, मैं FCC यूनिट सेल निकालता हूँ तो मुझे बोलो FCC यूनिट सेल में टोटल एटम्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में, 4. राइट। 4 कहाँ कहाँ पे, तो हमने देखा है ये जो एटम्स होते हैं ये अगर हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो 8 कॉर्नर पे 8 आ जाएंगे 1/8 प्लस, और कहाँ पे आते हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटम्स FCC में, Faces. राइट। फेसेस पे कितने फेसेस है, 6 फेसेस। एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2. राइट 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 3 = ये आ जाएगा 4। मतलब यहाँ पे इस यूनिट सेल में एटम्स कितने हो रहे हैं, हम बोल सकते हैं यहाँ पे अपने 4 एटम्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर अपने पास क्या है, एक BCC है, BCC में मुझे बोलो टोटल एटम्स कितने होते हैं, 2. यहाँ पे 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कंसिडर करता हूँ, क्या करता हूँ कि यूनिट सेल मतलब जैसे यूनिट सेल बदलेगा आपके एटम्स बदलेंगे या सेम रहेंगे, यहाँ पे मुझे बोलो तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यहाँ पे, हर यूनिट सेल में सेम होंगे या अलग अलग एटम्स होंगे, अलग अलग। अलग अलग। इसलिए जब अपन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो डेंसिटी कैलकुलेट करते वक्त हमें ये जो एटम्स है ये एटम्स भी मुझे क्या करने पड़ेंगे, कंसिडर करने पड़ेंगे। तो एटम में अगर कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D = मास अपॉन वॉल्यूम को, इसको मुझे जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए इसके फॉर्मूला के में आता है यहाँ पे N, ठीक है। और मैं जो ये निकाल रहा हूँ ये पर मोल होता है, मतलब डेंसिटी जो होगा वो एक एक एटम का अपन निकाल रहे हैं, या हम बोल सकते हैं एक यूनिट सेल का निकाल रहे हैं। तो ये पर मोल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको Na से डिवाइड करना पड़ेगा। अब N जो है ये क्या है, हम बोल सकते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ एटम्स है। और Na इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है, 6 × 10⁻23, ठीक है। अब वॉल्यूम जो मुझे बोलो, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, A side cube. राइट, इट इज व्हाट, इट इज साइड क्यूब, राइट। साइड क्यूब मतलब अब मैं इसको, ये जो आपकी एज लेंथ है ये आपका एक साइड है, इस एज लेंथ को हम इस ये जो लेंथ है इसको क्या बोला हमने, किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल a। राइट, स्मॉल ए से। मतलब मेरा वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, एक क्यूब का वॉल्यूम, a क्यूब। राइट, ए क्यूब होगा। तो देखो अब ये जो फॉर्मूला ये कन्वर्ट कैसे होता है, तो D = हमने क्या लिखा, D = मास बाय वॉल्यूम लिखा, ठीक है।
तो इसको हमने किससे किससे मल्टीप्लाई किया, पहले तो इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स से और किससे डिवाइड किया, हम बोल सकते हैं Na से डिवाइड किया। मास तो मास ही रहेगा, तो इसको मैं मास को क्या करता हूँ, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस N को इससे रिप्रेजेंट करता हूँ। वॉल्यूम जो है आपका किसका, क्यूब का वॉल्यूम कितने आने वाला है, ये हर एक क्यूब के लिए एक क्यूब ही आने वाला है, ये अलग अलग आने वाला है। क्यूब का वॉल्यूम तो एक क्यूब ही होगा, राइट। तो ये हम एक क्यूब इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। सिर्फ जब आप डेंसिटी और रेडियस का रिलेशनशिप लगाओगे तो ये ए की वैल्यू हर एक केस में अलग आ जाएगी। लाइक ए इज इक्वल टू 2r क्यूब आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये 2r क्यूब कब आएगा, जब आपका ये जो है, अब मुझे बोलो यहाँ पे मैं अगर मैं डेंसिटी कैलकुलेट करता हूँ, किसकी कैलकुलेट करता हूँ, एससीसी की कैलकुलेट करता हूँ, तो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आएंगे ये बोलो। तो एससीसी में यहाँ पे फर्स्ट चेंज क्या आएगा, एन इज इक्वल टू कितना होगा एससीसी में, 1. 1 होगा, राइट। और ए इज इक्वल टू क्या होता है एससीसी में, 2r. राइट। ए इज इक्वल टू क्या होगा, 2r होगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर डी इज इक्वल टू मास जो भी होगा, एन क्या होगा, हम बोल सकते हैं एन इज नथिंग बट व्हाट, एन इज 1, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, 2r का क्यूब होगा, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको डेंसिटी अगर दी होगी उस बंदे ने, ठीक है, और ये r की वैल्यू प्रोवाइड की होगी, तो आपको वहां पे जो भी ये आपका क्यूब बन रहा है, क्या बन रहा है, जो भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें ये जो एटम्स आ रहे हैं, उन एटम्स का आप क्या डिसाइड कर सकते हो, मास डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, हम बोल सकते हैं क्या, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको एस्टिमेट करवाएगा, वो आपसे एस्टिमेट करवाएगा मास, और मास एस्टिमेट करवाने के बाद वो आपसे क्या करो एस्टिमेट करवाएगा कि आपका जो पूरा जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, वो एस्टिमेट करवाएगा। एक एग्जांपल के लिए देखो, तो मेरे पास एक D इज इक्वल टू क्या आ गया, D इज इक्वल टू M इंटू 1 इंटू हम बोल सकते हैं 2r क्यूब इंटू Na आ गया, ठीक है। इससे मेरा मास सोचो कि उसने क्या बोला था कि आपका जो क्रिस्टल बन रहा है, वो क्रिस्टल किससे बन रहा है, वो क्रिस्टल बन रहा है सोचो कि NaOH से। अब हमें पता है NaOH का जो ये होता है मोलार मास कितना होता है, ये 40 ग्राम होता है, ठीक है। इससे आपका जो मास आया, ये मास कितना आया, सोचो कि आपका 20 ग्राम मास आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। पूरा ये जो मास है, ये R की वैल्यू दी होगी, डेंसिटी दी होगा, Na दिया होगा, सब कुछ दिया होगा, तो आपको वो क्या पूछेगा, वो आपको पूछेगा कि आपका मास हमने निकाला वो कितना आ गया, 20 ग्राम। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा होगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, या हम बोल सकते हैं टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसमें हम बोल सकते हैं आपके पूरे क्रिस्टल में, वो आपको पूछेगा। तो मुझे बोलो फिर आप कैसे निकालोगे टोटल मॉलिक्यूल्स, मास निकालने के बाद टोटल मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे। मास निकालने के बाद टोटल मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर। नहीं नहीं नहीं, एवोगाड्रो नंबर से क्यों मल्टीप्लाई करेगा, पहले तो क्या करेगा यहाँ पे, Mass upon molar mass. हाँ राइट, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेगा, और नंबर ऑफ मोल्स को फिर बाद में तो एवोगाड्रो नंबर से में। अब तेरा जो गिवन मास है वो कितना आ रहा है, उस टोटल जो क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल में जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हम बोल सकते हैं 20 ग्राम। तो 20 ग्राम अगर ये तेरा हो गया क्या, गिवन मास हो गया। तो गिवन मास अगर हम ना 20 ग्राम हो गया, मोलार मास हमें पता है, मोलार मास कितना है, मोलार मास हमारा ये है 40 ग्राम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। तो 20/40 ये कितने आ जाएंगे, मैं बोल सकता हूँ ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 या 0.5 आ जाएगा। अब ये मोल्स आ गए, मोल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सिंपली इसको मल्टीप्लाई किससे करो, Na से मल्टीप्लाई करो। आपको क्या हो जाएगा, आपको उसका मास भी पता चल जाएगा, और आपको क्या पता चल जाएगा कि उस क्रिस्टल में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, पर अब भी जो बेसिक इसके क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन बनेगा वो गलत होना ही नहीं चाहिए, वो ऐसे ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, पूरे क्रिस्टल में कितने मॉलिक्यूल्स है वो भी आपको हम बोल सकते हैं आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्रिस्टल के तो छोड़ो, आपको वो किसके भी पूछ सकता है, किसके मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि हर एक यूनिट सेल में कितने, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, जब क्वेश्चन लेता हूँ तो वैसे क्वेश्चन लेके अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला समझे, डी इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो मुझे फॉर्मूला में। डी इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो M into N upon A cube into Na. राइट, m इंटू एन इंटू ए क्यूब इंटू एन ए। तो ये जो ए होगा विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, हर एक डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट सेल, ये एन और ए जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, एम एन ए आपको गिवन होंगे तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो, या फिर डेंसिटी गिवन होगा, एन ए गिवन होगा, आर की वैल्यू गिवन होगी, एन आपको देख यूनिट सेल देख के पता चल जाएगा, और आपको वो एम की वैल्यू पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें इसके थियरी में कहीं पे डाउट है क्या।
नो ठीक सर. है, जनरली क्वेश्चन बनता है तो इससे ही बनता है, इसलिए थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में देख के आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अपन क्या पढ़ेंगे, अब हर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. तो इससे पहले हमें पता है कि वॉइड्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, वर्ड्स. अब ये मैं आपको ये तो नहीं पढ़ा पाऊंगा क्या कि इसका जो ये है, हम बोल सकते हैं क्या, पैकिंग ऑफ स्ट्रक्चर तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, फिर भी आराम से थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, आगे बढ़ते. ठीक है, तो पहला जो पैकिंग होता है वो होता है लीनियर पैकिंग. कौन सा पैकिंग होता है, वो होता है लीनियर पैकिंग. एक मिनट. हाँ, तो देखो अब हम कहाँ पे थे, हाँ वॉइड पैकिंग देखते हैं. तो पैकिंग जो होती है वो अलग अलग टाइप की पैकिंग होती है. तो उसमें पहले अपन देखते हैं लीनियर पैकिंग. लीनियर पैकिंग मतलब क्या, कि जो आपके एटम्स है, ये सारे के सारे एटम्स कैसे हैं, एक वन, अगर हम देख रहे हैं 1D फॉर्म में. 1D मतलब क्या, सिर्फ एक एक्सिस में क्या हो रहे हैं, वो एक दूसरे से अपन बोल सकते हैं लिंक हो रहे हैं. ठीक है, तो एक दूसरे से अगर लिंक हो गए तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, कोई भी आइटम आप कंसीडर करते हो तो कोई भी आइटम कंसीडर करने के बाद इसकी इमीडिएट कांटेक्ट में कितने आइटम्स है ये देखने. मतलब अगर मैं ये जो ग्रीन वाला है, ये अगर मैं ये कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे बोलो इसके इमीडिएट कांटेक्ट में कितने आइटम्स है. 2. 2. मतलब 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर items. कितना होगा, 2. राइट. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकता है, मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा. इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जनरली इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी. कब, जब वो 1D अरेंजमेंट में हम बोल सकते हैं पैक हो जाएंगे. जब वो 2D अरेंजमेंट में पैक हो रहा है, 2D अरेंजमेंट में मतलब कैसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचो कि अपना ये जो लेयर है, इस ए लेयर को, इस लेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लेयर को मैं ए लेयर बोल रहा हूँ. ठीक है, अब ये जो लेयर है ये कौन से एक्सिस में ग्रो हो रहा है, ये हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस में ग्रो हो रहा है. ठीक है, ये एक्स एक्सिस में ग्रो हो रहा है. अब ऐसा भी हो सकता है कि ये वाई एक्सिस में ग्रो हो जाए, राइट. मतलब ये जो हो गया, ये कौन सा हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. तो यहाँ पे मुझे एक्सिस कितने दिख रहे हैं अब, यहाँ पे 2 एक्सिस दिख रहे हैं. तो 2 एक्सिस अगर दिखेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन. अब देखो मैं अगर इसको क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ, पूरा अच्छे से रिपीट करता हूँ. मतलब यहाँ पे अब देखो, तो ये जो लेयर है, ये ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर, ये एक दूसरे को मैच कर रहा है या डिफरेंट है. ये ऊपर वाला लेयर और नीचे वाला लेयर सेम है या डिफरेंट है, सेम है. सेम है, राइट. तो मैं इसको अगर ए नाम देता हूँ तो इसको भी नाम क्या आना चाहिए, A. ए ही आना चाहिए, राइट. मतलब ये जो पैकिंग हो रही है 2D में, ये कौन सी पैकिंग इसको बोलते हैं आप, इसको ए पैकिंग बोल सकता हूं मैं. सभी ए है तो ए पैकिंग बोल सकता हूं. यस सर. ठीक है, अब ये ए पैकिंग है. अब इसमें मैं क्या देखता हूँ, 2-3 चीजें देखता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई भी एक सेंटर वाला आइटम पकड़ूं. तो ये वाला आइटम मैंने पकड़ लिया. अब ये ग्रीन वाला जो आइटम है, मुझे बोलो इस ग्रीन वाले आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4. राइट. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है. तो 1 2 3 4. अगर मैं ये जो आइटम से इनको क्या करता हूँ, इनको मैं लिंक करता हूँ. तो ये मैंने क्या कर दिया, लिंक कर दिए. अब ये लिंक करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे देखो कि इसके आजू बाजू में जो ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री कौन सी आ रही है. इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है,
Square planar. राइट, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि ये जो पैकिंग है ये कैसी पैकिंग है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनार पैकिंग। ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो ए पैकिंग हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, स्क्वायर प्लेनार पैकिंग हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. अगर अपन यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैं जब यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो है ये बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये Void. जो भी, हाँ राइट, ये वॉइड बन रहा है। अब यहाँ पे जो वॉइड बन रहा है इसका शेप कौन सा है? इसका शेप देखो यहाँ पे, अगर मैं ये वॉइड दिखा रहा हूँ तो ये जो, अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ये वॉइड बन गया राइट, तो ये जो शेप बन रहा है इस वॉइड का, ये शेप कौन सा बन रहा है इस वॉइड का यहाँ पे? Square planar. राइट, स्क्वायर शेप बन रहा है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड बनेंगे वो कैसा वर्ड बनेगा, ये स्क्वायर शेप वर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 2D में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है किस पैकिंग के लिए, ए पैकिंग के लिए। तो ए पैकिंग के लिए आप बोल सकते हो वहाँ पे क्या हो रहा है, ए पैकिंग हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो रहा है, उसकी जो पैकिंग है वो स्क्वायर प्लेनार पैकिंग है, और जो वाइड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो स्क्वायर शेप वाइड बन रहा है। लिख लो जल्दी, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये वाली चीजें इसमें लिख लो। तो सीधा सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे ऐसे बन सकता है, वो आपको पूछेगा कि ऐसे ऐसी पैकिंग है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ सकता है, पैकिंग पूछ सकता है, या फिर जो वॉइड बन रहा है उसका शेप पूछ सकता है। ठीक है, हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब ये हो गया ए पैकिंग। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए भी पैकिंग करता हूँ, मतलब क्या, 2D डायमेंशन है, पर यहाँ पे जो पैकिंग मैं करूंगा अब ये 2D पैकिंग कैसे करते हैं, 2D में दूसरी पैकिंग कैसी होगी देखो। तो यहाँ पे मैंने इसका, इस लेयर को क्या नाम दे दिया, इस लेयर को मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, अब जो मैं दूसरी लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, इसके एकदम एग्जैक्ट नीचे नहीं ड्रॉ करूंगा, इसके जो स्पेस है इस स्पेस में मैं क्या करूंगा, अब ये दूसरी जो लेयर है ये यहाँ पे मैं ड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये जो लेयर होगी ये मैं इसको बोलता हूँ बी लेयर, फिर इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार ए लेयर यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। तो ए लेयर क्या होगा, इसका एग्जैक्टली नीचे ये जो है लेयर ये आनी चाहिए। ठीक है, फिर से इसके नीचे कौन आ जाएगी, हम बोल सकते हैं इसके नीचे फिर से हम बोल सकते हैं आपकी बी लेयर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये 2D है पर इसकी अरेंजमेंट कैसी है, इसको अपन बोल सकते हैं ये ए बी अरेंजमेंट है। Yes, sir. ठीक है, अब ए बी अरेंजमेंट में क्या करता हूँ, इसका कोई भी एक सेंटर वाला पकड़ लेता हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, ये रेड वाला मैंने पकड़ लिया। अब इसके इमीडिएट कांटेक्ट में मुझे बोलो कितने एटम्स है, तो मैं क्या करता हूँ ड्रॉ करता हूँ। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 ही एटम्स इमीडिएट कांटेक्ट में, दूसरे कोई इमीडिएट कांटेक्ट में है क्या इस एटम के? No, sir. नहीं, तो ये 5 अगर हो गए, इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये जो पैकिंग है ये कैसी दिख रही है मुझे, 5 नहीं 6 आनी चाहिए। एक मिनट ना, कोई तो एक मिसिंग हो रहा है, हेक्सागोनल पैकिंग आनी चाहिए, पेंटागोनल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक और बार ड्रॉ करता हूँ, थोड़े बड़े बड़े ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरी हो गई ए बी पैकिंग। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक सेंटर वाला सेलेक्ट करता हूँ। तो इसको मैं, ये जो रेड वाला है इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसके इमीडिएट, अब इसमें कौन आ रहा है देखते हैं विसिनिटी में। तो ये इसको टच कर रहा है, ये एक वाला, ये इसको टच कर रहा है 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये 6 आइटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं, मतलब इस रेड वाले को टच कर रहे हैं या नहीं इमीडिएटली। बाकी Yes, sir. दूसरा कोई आइटम है क्या जो इसको टच कर रहा है, इस रेड वाले आइटम को?
No, sir. नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो ये कुछ ऐसे डायग्राम आ जाएगा। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये किसका डायग्राम दिख रहा है आपको? Hexagon. राइट, ये हेक्सागोन है। तो यहाँ पे जो पैकिंग होगी ये कौन सी पैकिंग होगी? दैट पैकिंग इज कॉल्ड एज HCP पैकिंग। मतलब क्या? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। HCP पैकिंग बोला जाता है, या इसको हम बोल सकते हैं CCP पैकिंग। तो दोनों भी नाम से इसको पुकारा जाता है। या तो HCP पैकिंग बोलेंगे या तो फिर CCP पैकिंग। CCP मतलब क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस ABAB अरेंजमेंट में? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? ये पैकिंग तो आपने नाम दे दिया, 6. राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अगर अब यहाँ पे जो वॉइड बन रहे हैं वो अगर आप देखोगे तो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये वाला वॉइड बन रहा है। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रीन में निकालता हूँ। तो ये जो है ये ग्रीन वाला वॉइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ब्लू में निकालता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला वॉइड, तो ये वॉइड का शेप जो है ये कैसे दिख रहा है आपको? Triangle. Triangle. राइट। तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगा ये वॉइड कैसे बनेगा? हम बोल सकते हैं जब ABAB पैकिंग होगी तो ट्रायंगुलर वॉइड बनेंगे। लिख लो ये भी। तो मुझे बोलो अब यहाँ पे ABAB और AA पैकिंग में क्लोज पैकिंग ज्यादा किसकी है? AA की है या ABAB की है? ABAB. राइट, ABAB की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड बन रहा है वो ट्रायंगुलर वर्ड बन रहा है, छोटा वर्ड बन रहा है। ट्रायंगल से बड़ा होता है स्क्वायर, तो वहाँ पे स्क्वायर के वर्ड बन रहे थे, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी कम क्लोज पैकिंग है, ABAB में ज्यादा क्लोज पैकिंग है। ये क्लियर है? Yes, sir. लिख लो, Yes, sir. लिख लो। ठीक है, हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं ABAB अरेंजमेंट हो गया। अब यहाँ पे जो 3D अरेंजमेंट है, इस 3D अरेंजमेंट का मैं आपको क्या करता हूँ, एक यूट्यूब वाला वीडियो सेंड करता हूँ। वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3D अरेंजमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा नहीं पाऊंगा, तो वो अगर वीडियो देख लोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब जब वीडियो देखोगे 3D अरेंजमेंट में, तो वहाँ पे 2 टाइप के वर्ड होते हैं। तो उसमें से जो आपको चाहिए वो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ। तो इसमें 2 टाइप के वर्ड होते हैं। तो 2 टाइप के वर्ड कौन से होते हैं? बोलो, मुझे पता है किसी को? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। राइट, 2 होते हैं। कौन से? एक होता है टेट्राहेड्रल वर्ड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। इनके लोकेशंस पता है क्या? मतलब कहाँ पे मिलता है? या सेंटर फिर में मिलता है, हाँ बोल। सेंटर में। हाँ राइट, कौन सा, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल? ऑक्टा। हाँ राइट, एक सेंटर में मिलता है, एकदम करेक्ट। बॉडी सेंटर में एक मिलता है, हाँ। और कॉर्नर पे मिलता नहीं, कॉर्नर पे नहीं मिलता है। बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वर्ड जो होता है, अगर मैं FCC अरेंजमेंट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, कौन सी अरेंजमेंट के लिए पूछ रहा हूँ? ये मैं FCC अरेंजमेंट के लिए पूछ रहा हूँ। तो FCC अरेंजमेंट की आपको जनरली क्वेश्चंस आ जाएंगे, और वो पूछेगा भी कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे मिलेंगे। तो मैं एक FCC अरेंजमेंट अगर यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं? उसमें 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं और 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। कितने? 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं और हम बोल सकते हैं 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? एक तो मिल गया बॉडी सेंटर में, हाँ। और बोलो, और इसके 3 बचे। पता है तो बोलो जल्दी, नहीं तो अपन ये मैं आपको बोल के आगे बढ़ता हूँ। एज सेंटर। हाँ राइट, एकदम करेक्ट, एज सेंटर पे मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है हम बोल सकते हैं एकदम एज सेंटर पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 1 + 3 = 4। यहाँ पे बोलो, टेट्राहेड्रल बच गए। टेट्राहेड्रल कहाँ पे मिलेंगे? तो सिंपल है, ये कहाँ पे मिलते हैं? डायगोनल्स। डायगोनल्स, राइट, एकदम करेक्ट। डायगोनल्स, या हम बोल सकते हैं क्यूबिक सेंटर्स पे। कहाँ पे मिलेंगे? क्यूबिक सेंटर्स पे। अब क्यूबिक सेंटर मतलब क्या? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक बड़ा सा क्यूब मैं ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्यूब क्या होता है, आगे जाके ये 8 हिस्सों में, फिर बाद में इनको क्या किया जाता है, इसको एक और हम बोल सकते हैं इसको एक और, ऐसे जो 8 क्यूब है इसको, एक क्यूब को 8 क्यूब में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो ये अगर ये अपन देखेंगे तो हर एक क्यूब के क्या होते हैं यहाँ पे
सेंटर होते हैं, तो हर एक क्यूब के सेंटर ऐसे कितने सेंटर्स होते हैं, 8 सेंटर्स होते हैं, तो हर एक क्यूबिक के सेंटर में क्या बनेगा, एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनेगा। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से बोल सकते हो डायगोनल्स पे मिलेगा, या फिर क्यूबिक सेंटर्स पे हम बोल सकते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये क्यूबिक सेंटर्स कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, तो हमें 8 वहां पे क्या मिल जाएंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिल जाएंगे। तो ये सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्या टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ पे बनते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर आइदर फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल्स ऑफ द क्यूबिक सेंटर्स, उनके कितने होते हैं, ये एफसीसी अरेंजमेंट के लिए सिर्फ, तो वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल अगर अरेंजमेंट आप देखते हो तो वहां पे बॉडी सेंटर में 1 बनता है और एज सेंटर में 3 बनते हैं, तो टोटल कितने बनते हैं वहां पे, 4 बनते हैं। लिख लो ये अच्छे से। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो जनरली क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, किसी भी चीज में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही क्या बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनते हैं। मतलब एक रूल है, क्या रूल है, कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, इज इक्वल टू वहां पे बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे डबल कौन बनते हैं, उतने उससे डबल बनते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि अब हमने क्या देखा, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे 4 एटम्स होते हैं। 4 हाँ, तो अगर 4 एटम्स होंगे तो मुझे बोलो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने बनेंगे, 4 राइट 4 बनेंगे। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने बनेंगे, 8 राइट। तो ये 2 इंटू हम बोल सकते हैं 2 इंटू 4 इज इक्वल टू ये 8 बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये नो सर। इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। ठीक है, हो गया। यस सर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एक जो अपना ये है अरेंजमेंट है, वो एक एक क्रिस्टल का जो आपके सिलेबस में, वो हर एक क्रिस्टल का अपन क्या करते हैं, पहले अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो अपने पास कौन है, अपने पास एक NaCl क्रिस्टल है। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मुझे सिर्फ हर एक डायग्राम की, मैं अगर एक एक पोजीशन आपको पूछ रहा हूँ तो वो मुझे पोजीशन बताना कि ये पोजीशन कौन सी है। ठीक है, तो एक क्यूब में बड़ा सा पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, और आपको मुझे हर एक डायग्राम पे मैं जो पोजीशन पूछ रहा हूँ वो पोजीशन बोलो। तो ये जो एटम है ये कौन से पोजीशन पे है, बॉडी सेंटर राइट। ये क्या है, ये हम बोल सकते हैं ये BCC में है। ठीक है, ये एटम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला, ये बोलो मुझे कहाँ पे ये एटम, ऊपर वाला एटम, ये वाला, ये कौन से इस पे, H नहीं नहीं ये Corner. कॉर्नर पे है ना, हाँ ये क्या है, ये कॉर्नर पे है, राइट। अब ये जो एटम है, ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बोलो ये कहाँ पे, येलो वाला, एज सेंटर राइट, दैट इज ऑन द एज सेंटर। ठीक है, ये जो ड्रॉ किया है ये बोलो येलो वाला दूसरा आइटम, ये वाला कहाँ पे, Face center. राइट, दैट इज ऑन द फेस सेंटर। ठीक है, और कौन सा बचा, एज सेंटर, फेस सेंटर, हो गया। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं ये सारे हो गए अपने पोजीशंस। ठीक है, तो आपको अगर कहीं पे ये पोजीशंस दिख जाए तो वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, हाँ, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है NaCl स्ट्रक्चर। तो ये जो NaCl स्ट्रक्चर होता है, ये NaCl स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली ये होता है FCC स्ट्रक्चर। तो आपको इसके स्ट्रक्चर भी याद करने पड़ेंगे, कभी कभी वहां पे देता नहीं है
तो जो अपने नॉर्मल जो हम देखने वाले हैं, तो इनके सबके आपको स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। तो NaCl स्ट्रक्चर जो क्रिस्टलाइज कौन से फॉर्म में होता है, इट इज क्रिस्टलाइजिंग इनटू FCC फॉर्म। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे इन जनरल क्या होता है, बहुत बार ये देखा गया है कि NaCl जो होगा वो टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक है, तो बहुत बार क्या देखा गया है, जो आपके आयंस है, क्या है, आयंस जो है वो आपका लैटिस फॉर्म करते हैं। आयंस क्या करते हैं, आयंस लैटिस फॉर्म करते हैं। और जो आपके कैटायंस है, क्या है, जो आपके कैटायंस है वो कैटायंस क्या करते हैं, वो हम बोल सकते हैं वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब NaCl जब बन रहा है तो आयंस ने क्या फॉर्म करना चाहिए, ये Cl माइनस जो है इन्होंने क्या फॉर्म करना चाहिए, That is राइट, लैटिस। कौन सा लैटिस फॉर्म करेंगे ये, FCC. राइट, ये क्या करेंगे, FCC लैटिस फॉर्म। ठीक है, अगर ये FCC लैटिस फॉर्म करेंगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए Cl के, NaCl में, 4. राइट, ये 4 होने चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो Na प्लस है ये क्या करता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। ये क्या करता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करता है। अब यहाँ पे मुझे बोले FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होने चाहिए, 4. 4, राइट। मतलब अगर एक यूनिट से लेते हो आप ऐसे NaCl का, उस NaCl में अकेला NaCl एक एक एटम नहीं होते कभी, वो कैसे होता है, ये Na4Cl4 होता है। और अपने इसके लिए क्या, कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके इसको NaCl बोलते हैं। ये समझा? तो कभी भी जब NaCl अब देख रहे हो तो NaCl का जो ये बनता है, क्या बनता है, लैटिस बनता है। उस लैटिस में क्या होंगे, वहां पे 4 Cl माइनस। ठीक है, तो ये समझा ना कि कैसे NaCl में 4 NaCl होते हैं, 4 Na पॉजिटिव होते हैं, और कैसे Cl माइनस 4 होते हैं, तो और कहाँ कहाँ पे होती है, क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. लिख लो एक चीज, जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले जानने से पहले ये देखते हैं अपन, यहाँ पे इसका रेडियस रेशियो हमने क्या बोला था, रेडियस रेशियो कितना होता है, कितने और कितने के बीच में होता है रेडियस रेशियो इनका, Na प्लस और Cl माइनस का? अरे अभी स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने आज, तो ये कितना, 0.414 राइट, to पॉइंट 0.732 के बीच में आएगा। तो ये इसका रेडियस रेशियो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6. हाँ, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, लिख लो। इसमें थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछना है तो ये Na प्लस के ये भी पूछेगा आपको, पोजीशंस भी पूछेगा। तो मुझे बोलो Na प्लस ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई कर रहा है 4, तो इसकी पोजीशन ये Na प्लस आएंगे कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए, H center and body center. राइट, एकदम करेक्ट। ये एक एक जो होगा ये एक बॉडी सेंटर पे आपको मिल जाएगा Na प्लस, और दूसरे 3 जो होंगे वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, वो एच सेंटर्स पे मिल जाएंगे। मतलब बेसिकली 12 होते, 12 एच सेंटर पे मिलता है, तो 12 को अपन 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 आता है टोटल ऑक्टेट रोल्स। ठीक है, लिख लो। तो और बहुत ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चन पूछना है, NaCl पे ही क्वेश्चन अगर उसको पूछना है तो ये इतना डीप में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है, और तो दूसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, दिस स्ट्रक्चर इज आल्सो कॉल्ड एज द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है, ये जो है, ये जिस अरेंजमेंट में अरेंज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। और इसके जैसी सेम अगर अरेंजमेंट अगर आप देखते हो एग्जांपल्स में, तो वो आपको किस किस की मिलेगी, वो NaI की मिलेगी, KCl की मिलेगी, RBI की मिलेगी, RBF की मिलेगी, और ठीक है, यहाँ तक लिख लो।
तो NaCl कैन बी अरेंज्ड इन जो स्ट्रक्चर है उसको रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे NaCl का अरेंजमेंट है वैसे ही इनका भी अरेंजमेंट है, RBF। ठीक है, हो गया। Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो CSCl स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो CSCl स्ट्रक्चर है इसमें अपन देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो CSCl स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम देखेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8. 8. 8, राइट। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होता है क्योंकि इसका रेडियस रेशियो जो है वो रेडियस रेशियो कहाँ पे आ रहा है? इसका रेडियस रेशियो हमने देखा था, ये 0.731 से हम बोल सकते हैं 1 के बीच में इसका रेडियस रेशियो आ जाएगा। ठीक है, रेडियस रेशियो। अब हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि ये जो होगा, अब ये CSCl टूटेगा तो मुझे बोलो कैसे टूटना चाहिए? CS2 plus 2Cl minus. राइट, नहीं नहीं, CS प्लस ना फर्स्ट इसका है ना, ये फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ना सीजियम। तो CS प्लस प्लस हम बोल सकते हैं Cl माइनस टूटेगा। ठीक है, अब ये जो होता है CSCl, ये हम बोलते हैं ये जो होता है ये क्रिस्टलाइज होता है BCC स्ट्रक्चर में। कौन से स्ट्रक्चर में? ये BCC स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला, अब जो Cl माइनस होगा वो क्या बनाएगा? BCC lattice. राइट, ये क्या बनाएगा? ये BCC लैटिस बनाएगा। और ये जो CS प्लस है ये क्या करता है? ये ऑक्यूपाई करता है जाके, हम बोल सकते हैं ये बॉडी सेंटर में जाके बैठता है। ये कहाँ पे जाके बैठता है? ये बॉडी सेंटर में जाके बैठता है। तो अगर BCC, अगर आपको CSCl देखना है तो CSCl में क्या होगा? आपके सेंटर में कौन होगा जाके बैठा हुआ? सेंटर में कौन होगा यहाँ पे? Cesium. राइट, ये सीजियम पॉजिटिव जो होगा वो जाके सेंटर में बैठेगा। सेंटर में कौन सा ये होता है? ओवाइड होता है, जाके वो जहाँ पे जाके बैठ रहा है वो। ये कहाँ पे किस वर्ड में जाके बैठा होगा? यहाँ पे कौन सा वर्ड होता है बॉडी सेंटर में? अभी देखा ना बॉडी सेंटर। Octahedral. हाँ राइट, बॉडी सेंटर में कौन सा ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है। तो ये जो CS पॉजिटिव है ये जाके कहाँ पे बैठ रहा है? इस बॉडी सेंटर के ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जाके बैठ रहा है। और ये जो आजू बाजू के आयंस है जो कि क्या बना रहे, हम बोल सकते हैं आपका BCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो BCC ये जो होंगे वो कौन होंगे? अपन बोलेंगे ये सब Cl माइनस आयंस होंगे। ठीक है, क्लियर है ये? तो आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है कि CS पॉजिटिव जो है वो CS पॉजिटिव क्या कर रहा है? वो बॉडी सेंटर में जाके बैठ रहा है। और Cl माइनस जो है वो क्या कर रहा है? वो BCC लैटिस बना रहा है। लिख लो ये अच्छे से। सर बोलो। सर बट BCC लैटिस में तो सेंटर में एटम होना चाहिए ना, मतलब हाँ होगा ना, होगा वहां पे लैटिस वाला। राइट, क्लोरीन वाला एटम, ये क्लोरीन वाला एटम होगा। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो CS पॉजिटिव ये ऑक्टाइडल वर्ड में बैठा है। अच्छा, मतलब क्लोरीन एटम भी होगा ना उसमें। हाँ राइट, क्लोरीन का एटम भी होगा वहां पे। क्या होगा? क्लोरीन एटम भी होगा। और वो जो CS पॉजिटिव वो जाके ऑक्टाइडल वर्ड में बैठ रहा है। तो ये वॉइड्स में जाके बैठ रहा है। ये खुद का पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा, वॉइड के पोजीशन जाके वॉइड की पोजीशन ले लेगा वो। ठीक है, आगे बढ़े। Yes. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखो, रेडियस रेशियो याद रखो, पोजीशंस याद रखो, और मेन है क्या? क्रिस्टलाइजेशन याद रखो कि कौन से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो क्या हो रहा है। बेसिकली वो कौन से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइज हो रहा है, वो आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आगे ZNS। ठीक है, ZNS जो होता है इसको अपन बोल सकते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है इसका नाम पता है आपको? इसको और एक स्ट्रक्चर के नाम से बुलाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जिंक प्लेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये हम बोल सकते हैं ये जिंक प्लेट स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेसिकली अरेंज होता है। तो ZNS जो है, ये ZNS भी क्या करता है? ये ZNS भी FCC लैटिस ही बनाता है। मतलब क्रिस्टलाइज जब होता है तो ये FCC फॉर्म में ही क्रिस्टलाइज होता है, या FCC लैटिस ही यहाँ पे हम बोल सकते हैं बनाता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो ZNS है ये ब्रेक कैसे होगा?
ये Zn डाई पॉजिटिव प्लस H2 माइनस में ब्रेक होगा, राइट। तो यहाँ पे भी जो एनायन है, ये एनायन क्या बनाएगा? FCC lattice. राइट, ये क्या बनाएगा? ये FCC लैटिस बनाएगा। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो जिंक होगा ये क्या करेगा? ये ऑक्यूपाई करेगा। ये क्या करेगा? ये ऑक्यूपाई करेगा। क्या ऑक्यूपाई करेगा? ये टेट्राहेड्रलोइड्स ऑक्यूपाई करेगा। ऑक्यूपाइज व्हाट? टेट्राहेड्रलोइड्स। अब टेट्राहेड्रलोइड FCC स्ट्रक्चर में कितने होंगे? 8. 8। पर ये बंदा क्या करता है? जिंक, ये सिर्फ 4 ही हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल्स void are occupied, half TD voids are occupied। मतलब कितने voids ऑक्यूपाई कर रहा है ये? 4. राइट, तो ये क्या करेगा? ये सिर्फ जिंक हम बोल सकते हैं 4 ऑक्यूपाई voids जाके ऑक्यूपाई करेगा। और ये जो सल्फर है ये क्या करेगा? हम बोल सकते हैं वो बंदा FCC लैटिस बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो इसका जो रेडियस रेशियो है वो कितने के बीच में आ रहा है? तो हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बनाएगा, ये कौन सा? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस रेशियो हम बोल सकते हैं किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है 0.212 टू 0.414 के बीच में। लिख लो ये। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्या कि Zn जो डाई पॉजिटिव है वो कहाँ पे जाके ऑक्यूपाई हो रहा है या कितने वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। और H2 माइनस क्या बना रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिख लो। ये पढ़ा होगा ना पहले भी, ये रिवीजन ही हो रही है ना? पढ़ा है ना ये पहले? मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने ये पढ़ा है पहले। ठीक है, Yes, sir. हाँ, अगर स्ट्रक्चर चाहिए मैसेज कर दो, आपको स्ट्रक्चर्स में भेज दूंगा, मतलब बुक मैसेज जो स्ट्रक्चर से वो आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, हो गया? क्योंकि बोर्ड के बुक में नहीं है ये। तो इसके जैसे ये जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर है, इसके जैसे और आपको कौन मिलेंगे? ये आपको CuS मिलेगा, CuCl मिलेगा, CuBr मिल जाएगा, फिर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CuI मिल जाएगा, और आपको AgI एक मिल जाएगा। जनरली पूछे नहीं जाते पर ठीक है, अगर पूछ लिया तो पता होनी चाहिए। लास्ट का क्या है? AgI। हो गया सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया क्या? आपका जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर हो गया, CSCl स्ट्रक्चर एक हो गया, और हम बोल सकते हैं NaCl स्ट्रक्चर हो गया। आगे हेडिंग दे दो फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स। फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, किसी को पता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होता है? AX2 टाइप जब स्ट्रक्चर आएंगे, क्या आएंगे? AX2 टाइप स्ट्रक्चर आएंगे तो इसको क्लासिफाई किया जाता है फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखो एग्जांपल इसका क्या है। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ये फ्लोराइड है जो CaF2 है, इसमें है एक्सेप्शन। क्या है? इसमें है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या? अभी तक हमने क्या देखा था कि जो कैटायन होता है वो क्या बनाता है और एनायन होता है वो क्या बनाता है? कैटायन अब तक क्या बना रहा था? तो ये CaF2 जो होता है ये भी FCC हम बोल सकते हैं। FCC लैटिस में ये क्या होता है? FCC लैटिस में ये भी बंदा क्या होता है? क्रिस्टलाइज होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा था? जो एनायन होता है वो क्या बनाता है? Lattice. लैटिस। और कैटायन क्या करता है? Voids. राइट। अब इसके केस में उल्टा चीज है। इसके केस में क्या हो रहा है? अब देखो, अगर आप ये अब उल्टा चीज भी कैसे याद रखोगे आप? तो फ्लोरीन माइनस जो फ्लोरीन होता है ये बड़ा होता है या कैल्शियम बड़ा होता है? बोलो साइज में कौन बड़ा होगा? Ca डाई पॉजिटिव बड़ा होगा या फ्लोरीन माइनस बड़ा होगा साइज में? अरे पीरियोडिक टेबल में ये फ्लोरीन कहाँ पे होता है? यहाँ पे फ्लोरीन होता है, और यहाँ पे कहीं पे तो ये होता है कैल्शियम होता है। तो फ्लोरीन बड़ा होता है साइज में या कैल्शियम बड़ा होता है? कैल्शियम। कैल्शियम बड़ा होता है, राइट। अब वॉइड जो होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, छोटे होते हैं?
छोटे होते हैं। राइट, छोटे होते हैं। तो अब हम अगर इस कैल्शियम को इस वॉइड में फिट करना चाहेंगे, बैठेगा क्या इतना बड़ा साइज वाला वो? No, sir. नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैल्शियम है ये क्या बिलीव करता है, ये बिलीव करता है बनाने में लैटिस। और जो F माइनस है ये छोटे साइज होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये जाके बैठ जाते हैं किसमें, हम बोल सकते हैं ये जाके बैठ जाते हैं यहाँ पे वॉइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखो कि ये क्या करते हैं, दे ऑक्यूपाई ऑल द वॉइड्स, दे ऑक्यूपाई ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, हम बोल सकते हैं ये FCC लैटिस बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब ये कितने होंगे सारे F माइनस? 8 8 होंगे, राइट। और ये क्या बना रहा है, FCC लैटिस बना रहा है, मतलब ये कितने होंगे? 4 राइट, 4। तो इनका अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 4:8 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं कैल्शियम बोल रहा हूँ और यहाँ सॉरी ये 8:4 आ जाएगा। उल्टा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब क्या, इस बंदे के इमीडिएट सराउंडिंग में कितने आइटम्स आ जाएंगे कैल्शियम के? कैल्शियम के इमीडिएट सराउंडिंग में ये 8 आइटम्स आ जाएंगे और हर एक फ्लोरीन के इमीडिएट सराउंडिंग में ये 4 आइटम्स आ जाएंगे। मतलब क्या, अगर आप इसका किसका निकाल रहे हो, CF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हो, तो कैल्शियम के सराउंडिंग में कितने आइटम्स आने वाले हैं फ्लोरीन के? 8. राइट, 8। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये 8 आ जाएगा। फ्लोरीन के सराउंडिंग में कैल्शियम के इमीडिएट आइटम्स कितने आने वाले, ये 4 आने वाले। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अपन पकड़ते हैं 8:4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ पे ये पोजीशंस इंपॉर्टेंट है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लोराइड है या एंटी फ्लोराइड ये भी आपको पता होना चाहिए। तो CF2 क्या होता है, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है। या AB2 में जो भी आए, AX2 या हम बोल सकते हैं AB2 में जो भी आ गए वो सारे फ्लोराइड में आएंगे। ठीक है, हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब आगे लिखो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये एंटी फ्लोराइड जो होगा वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, वो A2B टाइप का होगा। A2B टाइप का एग्जांपल अगर अपन देखेंगे तो ये होगा Na2O। कौन होगा, Na2O। तो हमने ये जो अभी तक जो देखा था क्या, Na प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 2Na प्लस प्लस O2 माइनस बनेगा। अब ये भी क्या होता है, ये भी हम बोल सकते हैं FCC लैटिस में ही क्रिस्टलाइज होता है। तो मुझे बोलो अब यहाँ पे ये नॉर्मल है तो ये O2 माइनस क्या बनाना चाहिए, लैटिस। राइट। ये क्या बनाएगा, ये FCC लैटिस बनाएगा। और ये जो है ये Na प्लस ये क्या ऑक्यूपाई करेगा, Void. राइट। तो यहाँ पे ये याद रखो, ये क्या करते हैं, ऑल ऑफ देम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड, ऑल द TD वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे मुझे बोलो अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे टोटल, मतलब Na प्लस कितने होंगे, 8 8। और ये बंदे कितने होंगे, 4 4. राइट। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर NaO का आपको Na2O का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा तो क्या आना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर, 4:8. आ जाएगा 4:8। 8:4 नहीं आएगा, वो 4:8 आ जाएगा। लिख लो। अभी CCP मतलब ये जनरली CCP लैटिस होता है। FCC मतलब CCP और FCC आप एक ही कंसिडर करके चल सकते हैं, थोड़ा सा अलग है पर ठीक है। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो CCP और FCC आप सेम ही वे मान के चल सकते हो। जनरली सेम नहीं होते पर क्वेश्चन के लिए CCP और FCC सेम मान के चलो।
हो गया सर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? तो हमारे ये जो बेसिक है इसमें सिर्फ अब स्पाइनल, नॉर्मल स्पाइनल और स्पाइनल स्ट्रक्चर बचे हैं, तो अपन कल देख के इसके जो डिफेक्ट्स है वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है? छोटे छोटे यहाँ पे ये पॉइंट्स है, वो छोटे छोटे पॉइंट्स अगर याद रखोगे तो इसका क्वेश्चन जनरली चूकता ही नहीं है। इसका इजी क्वेश्चन जो बनेगा वो इजी क्वेश्चन बनेगा। अगर बहुत ज्यादा उसको डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है तो डेंसिटी में बहुत सारे अलग अलग वो क्या कर सकता है, वेरिएशन करके डेंसिटी का ये क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, वो हार्ड बनेगा। बाकी जनरली जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन कोई बनता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो आज फिर यहीं पे रुकते हैं, बाकी का अपन कल कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।